Good morning, students. I hope you all are well and keeping safe, staying home, staying safe. I have received on my WhatsApp number many simple questions that many students have found difficult to understand, because these all concepts have been well defined, elaborated in the past. Anyway, I take the questions one by one, and some students have requested me to make it as simple and as short as possible. उनका कहना है कि किताबों में यह बहुत विस्तार से दिया गया है, तो अगर इसको 2 या 3 पंक्तियों में समझाया जाए तो उनके लिए यह बेहतर होगा। एक सवाल आया कि 2-4 वीडियो पहले मैंने सेल बायोलॉजी या सेल के बारे में कुछ बातें बताई थी। फिर भी यह सवाल आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल सेल। तो संक्षेप में और टू द पॉइंट आंसर चाहते हैं तो इसको मैं यूँ डिफाइन करूँगा कि द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म which is typically, I repeat, which is typically microscopic and consists of cytoplasm and a nucleus enclosed in a membrane. I repeat, the biological cell is the smallest structural and functional unit of any organism, which is typically microscopic and consists of cytoplasm and a nucleus enclosed in a membrane. किसी भी जीवित शरीर की जो सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसे हम कोशिका या सेल या शैल, शैला इन नामों से जानते हैं। ईंटों से मिलकर दीवार बनती है और सेल्स के मिलने से शरीर बनता है, बॉडी बनती है। टिश्यूज़ वगैरह की बात फिर कभी कर लेंगे। तो आई होप दैट इन फ्यूचर आई विल नॉट हैव सच क्वेश्चन एज टू हाउ टू डिफाइन द बायोलॉजिकल सेल। अगला है कि व्हाट इज एन ऑर्गेनेली, जो लिखा हुआ है हिंदी या पंजाबी स्क्रिप्ट में। सो इट इज़ नॉट ऑर्गेनेली, इट इज़ ऑर्गेनेल या ऑर्गेनेल, ORGANELLE, organelle. So what is an organelle? यह सवाल लोगों ने पूछा है कि जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे तो उसमें यह शब्द आया था। So what do you mean by organelle? So an organelle is one small part of cell. An organelle is one small part of a cell that has very specific function or job. सेल या कोशिका का एक बहुत छोटा सा भाग होता है जिसे हम कोशिकांग या ऑर्गेनल बोलते हैं, और एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं। द न्यूक्लियस, जिसे आप केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक या केंद्रक, न्यूक्लियस एक ही बात है। द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज एन ऑर्गेनल। केंद्रक अपने आप में एक कोशिकांग है या ऑर्गेनल है। लाइक ऑर्गन्स सपोर्ट बॉडी,
We have many organs, heart है, lung है, intestine है, and many more you know. Organs support the body and organelles support the individual cell. I repeat, the organelle support the individual cell. इसके पहले मैंने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर बताया था। इसके बावजूद एक सवाल आया है कि अगर हमें 2-3 वाक्यों में लिखना पड़े कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोट एंड व्हाट आर यूकैरियोट्स और व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो हम 2-3 वाक्य या एक वाक्य में कैसे इसको बताएंगे। सफाई स्टूडेंट ने यह दी है कि किताब में तो इस पर पूरा 1.5 पेज लिखा हुआ है, कॉलम बनाए गए हैं, पॉइंट गिनाए गए हैं। तो अगर जिन लोगों को इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है उनके लिए मैं बोल देता हूँ। अ प्रोकैरियोट is a unicellular organism. A prokaryote is a unicellular organism that lacks, जिसके पास नहीं होता है, that lacks membrane bound nucleus or mitochondria or any other membrane bound organelles. I repeat, a prokaryote is a unicellular, not unicellular, करेक्ट कर लेते हैं या रहने देते हैं, एक ही बात जाएगी, हिंदी से इंग्लिश और पंजाबी होगा। A prokaryotic is a unicellular organism that lacks membrane bound nucleus or mitochondria or any cell organelle that is membrane bound. और इसी तरह से जब हम यूकैरियोट की बात करेंगे, सो यूकैरियोट इज एन ऑर्गेनिज्म. A eukaryote is an organism whose cells contain a nucleus within a membrane. यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में, उनके भीतर एक केंद्रक होगा जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, ढका होगा. यह मेम्ब्रेन से ढका हुआ केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है. लेकिन जब यह प्रश्न आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, so you are in the habit of making two columns and drawing parallels between any two points. So many of the students have sought answers in that format. Though I have explained all these concepts in a previous lecture or the lectures in the preceding month, in the month of April itself. So I recollect and I will suggest you 3 or 4 points, rather 5 or 6 points, so that you could draw parallels between eukaryotic cell and prokaryotic cell. हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत पंजाबी में बोलने की कोशिश करते हैं. पहले हम विचार करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल आम तौर ते आकार विच छोटे हुंदे हन. प्रोकैरियोटिक सेल आम तौर ते आकार विच छोटे हुंदे हन. इनके साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर हुंदी है. आई होप यू आर क्लियर. लेकिन जब इसी बिंदु पर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो आम तौर ते आकार विच बड़े हुंदे हन. जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं आम तौर ते आकार विच बड़े हुंदे हन और इनकी साइज़
5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर ਹੁੰਦੇ ਹਨ। The length of eukaryotic cell is somewhere between 5 to 100 micrometers and that of prokaryotic cell is 1 to 10 micrometer। ये तो रही साइज की बात। दूसरी बात लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। इनों बीच पूरी तरह संगठित केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल बीच पूरी तरह संगठित केंद्रक नहीं होता। न्यूक्लियस झिल्ली नाल घिरिया नहीं होता। There is no defined nucleus and this nucleus is not surrounded by any membrane. So there is no organized nucleus in prokaryotic cell। संगठित केंद्रक नहीं होता है। और जब बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की तो इन्हां विच पूरी तरह संगठित केंद्रक होता है और न्यूक्लियर परत नाल घिरिया होता है। न्यूक्लियर पदार्थ जिसको आप साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। आगे किसी दिन मौका मिलेगा तो हम आपको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बारे में विस्तार से बताएंगे। बिकॉज मेनी ऑफन वी से दैट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तीसरा बिंदु लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेलां विच। प्रोकैरियोटिक सेलां विच सिर्फ एक ही गुणसूत्र मौजूद होता है। सिर्फ एक ही गुणसूत्र जो भी बोलते हो आप मौजूद होता है। और यूकैरियोटिक सेलां विच बहुत सारे गुणसूत्र मौजूद होंदे हैं। तो एक ही गुणसूत्र है तो प्रोकैरियोटिक सेल और बहुत सारे गुणसूत्र हैं तो ये यूकैरियोटिक सेल है। अगली बात जो कि पहले भी आ चुकी है लेकिन चूंकि एक पॉइंट आपको लिखना है तो पांचवा बिंदु बनेगा कि झिल्ली नाल घिरे निकड़े अंग नहीं होंदे हैं। झिल्ली नाल घिरे निकड़े अंग नहीं होंदे हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल में झिल्ली नाल घिरे निकड़े अंग होंदे हैं। और अगली बात जो या लास्ट बात, सारी बातें तो आ गई हैं लेकिन एक लास्ट बात, सेलादिबंड खंडन प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ कि सेलादिबंड खंडन या बडिंग द्वारा होती है। सेलादिबंड खंडन या बडिंग द्वारा होती है और सेलाबंड सावी सूत्री विभाजन या अर्ध सूत्री विभाजन इसके द्वारा ये विभाजन होती है। तो इसमें सेलादिबंड खंडन या बडिंग द्वारा होती है। इसके द्वारा यानी थ्रू, बडिंग के थ्रू होती है और इसमें सूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन या अर्ध सूत्री विभाजन या अर्ध सूत्री विभाजन इस तरह से प्रोसेस होता है। तो अब तक आपको याद हो गया होगा या याद हो जाना चाहिए। मैंने 3-4 बातें बोली हैं आपके सामने। एक बोला है कि भाई ये प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती है, इनका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, अगर आप भूल गए हैं तो। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है और वह 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। दूसरी बात बताई थी कि संगठित केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है और एक संगठित केंद्रक
clear and defined nucleus is there in eukaryotic cell. There is only one chromosome in prokaryotic cell, and there are many more, or rather many chromosomes in eukaryotic cell. Yes, of course, one point I had missed, that is the concept of nucleolus. So पंजाबी में बोलते हैं न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस, यह प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल विच न्यूक्लियोलस हुंदा ही हुंदा है। तो जैसे आप बात करेंगे न्यूक्लियस की कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है और यूकैरियोटिक में होता ही होता है, उसी तरह से आप जोड़ सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, यह प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में होता ही होता है। मेरा विश्वास है कि आगे से अब यह जो डिफरेंस वाली बात थी कि प्रोकैरियोटिक शब्द कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और यूकैरियोटिक सेल कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और इसमें मूलतः क्या अंतर है। एक छोटा सा सवाल आया था कि व्हाट इज़ माइक्रोमीटर। स्टूडेंट का कहना है कि उन्होंने किलोमीटर, किलोग्राम और किलोलीटर, मीटर, ग्राम और मिलीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह सुना है, लेकिन आजकल अखबारों और टीवी में बहुत सारा कुछ चला आ रहा है कि नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है। सेल की भी लंबाई माइक्रोमीटर में ही होती है, माइक्रोन में ही होती है। तो माइक्रोमीटर या माइक्रोन यह लंबाई नापने की यूनिट है। इन वन लाइनर, द माइक्रोन और माइक्रोमीटर इज अ यूनिट टू मेजर लेंथ। आप सबने इस्तेमाल किया होगा स्केल का, और अब भी करते होंगे पंक्तियां बनाने में, लाइन खींचने में। इसके लिए आपके पास पेंसिल या पेन होता है और पेपर होता है, कॉपी होती है। और आपने देखा होगा कि प्राय जो स्केल होती है वह 12 इंच या 30 सेंटीमीटर होता है। आप इंच वाले सिरे को छोड़ दें, करके इसको देखें। इधर सेंटीमीटर वाले कॉलम हैं, तो 30 सेंटीमीटर अगर लंबी स्केल है तो अगर इसके एक हिस्से को ले लें, केवल 1 सेंटीमीटर, तो वह हुआ सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में आप काउंट करेंगे तो 9 या 10 लाइनें बनी होंगी, और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी को आप बोलते हैं कि मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर का 10वां भाग है, और यही मिलीमीटर मीटर का 1000वां भाग है। तो पहले स्केल को आपने 30 टुकड़े में किया, जो 30 सेंटीमीटर लंबी स्केल आपके पास है। मान लीजिए कि आपने उतना बड़ा कोई स्ट्रॉ लिया, कुछ भी लिया, और उसको 30 भाग में बांट दिया, और एक भाग को ले लिया, 29 को छोड़ दिया। इस एक भाग को आपने 10 भागों में काटा, 9 को छोड़ दिया और एक को ले लिया। अब जो एक भाग आपके पास बचा है वह बहुत छोटा होगा। आपके पेन की जो पॉइंटेड पोर्शन है, शायद वह भी 1 मिलीमीटर से बड़ा है। अब इसके अगर आप 1000 टुकड़े करें किसी तरह से, तो इसे कहा जाएगा 1 माइक्रोमीटर। सो डेफिनेटली you cannot see with your naked eyes, or even if you are wearing specs, you cannot see any biological cell. Forget about virus or coronavirus. Even coronavirus, the length of coronavirus is somewhere around 0.125 micrometer or 125 nanometer. Nanometer
जब माइक्रोमीटर से भी और छोटी इकाई करेंगे तो नैनोमीटर आएगा, लेकिन चूंकि यह फिजिक्स की क्लास नहीं है इसलिए आप इतना केवल जान लें कि माइक्रोमीटर क्या होता है। यह 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है और जो भी सेल होती है दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। सो दिस वे वी कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ a biological cell. What do we mean by prokaryotic cell? What do we mean by eukaryotic cell? And what are the differences between a prokaryotic cell and eukaryotic cell? नेक्स्ट पार्ट फिजिक्स से कुछ सवाल आए हैं, तो करीब हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। और फिजिक्स रिमेंबर कि आप बीएड में और डीएलएड में फिजिक्स या जियोलॉजी या बॉटनी या हिस्ट्री या केमिस्ट्री ये सब पढ़ने नहीं आए हैं। या ऑलरेडी आपने बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी में पढ़ रखा है। आप बीएड और डीएलएड में यह करने के लिए आए हैं कि इन विषयों को हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, किस तरह से कम्युनिकेट करें ताकि बच्चे समझ पाएँ इन मूल संपत्तियों को, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो ऑफ कोर्स अगर आप भूल गए हैं तो रिपीट कर लीजिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो यह बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल था जो कि मैं तीसरी बार उत्तर दे रहा हूँ। और अगला सवाल है फिजिक्स से ग्रेविटी से। और यह आप सुन पाएंगे करीब 11-12 सवाल हैं, जिसमें से कि 5-6 बिल्कुल कॉमन एक से हैं। सो आई शैल बी स्पीकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी आफ्टर अ ब्रेक ऑफ not more than 15 minutes time. Thank you very much for the watching.